नमस्कार साथियों, सोनू कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दिनेश। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि मानव में जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उसके अंतर्गत अपने 4 बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और नेक्स्ट बीमारी अभी 5वीं, वो है डिप्थीरिया। पांचवी बीमारी है वो है डिप्थीरिया। तो वही सबसे पहले इसका जो रोग कारक है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया या जीवाणु। अब बात करते हैं इसके संक्रमण का तरीका कि अपनी बॉडी के अंतर्गत कैसे इसका संक्रमण होता है। तो वही टीबी के जैसा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकलने वाले जो ड्रॉप होती है, जो छोटे छोटे जल की बूंदें होती है, वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं। तो इस रोग का संचरण होता है शरीर में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावित अंग। प्रभावित अंग, तो इसमें मुख्य रूप से गला और नाक प्रभावित होते हैं। उसके बाद में इसके कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो लक्षणों के अंतर्गत है, एक तो गले में तेज दर्द होता है, इसके अलावा बुखार आता है, इसके अलावा जो ये बैक्टीरिया होता है ना, ये तरल विष का स्राव करता है, जिसके कारण से गले में एक विशेष प्रकार की परत बना देता है, जिसे श्वसन मार्ग में रुकावट आ जाती है। इस कारण से गले में तेज दर्द होता है और श्वसन मार्ग में रुकावट। तो ये 3 लक्षण है डिप्थीरिया के। एक तो गले में तेज दर्द होना, दूसरा है बुखार और तीसरा है श्वसन मार्ग में रुकावट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बचाव, उपचार और जांच। तो इसमें एक तो सीक टेस्ट करवाते हैं, सीक टेस्ट। इसके अलावा डीपीटी का टीका लगवाते हैं या डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इसमें। ये सीक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना है कि डिप्थीरिया बीमारी के अंदर कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। तो ध्यान रखना है सीक टेस्ट। तो इसके बाद में नेक्स्ट बीमारी है 6 नंबर की, वो है अपनी हैजा या कोलेरा। कोलेरा या हैजा। तो सबसे पहले इसका रोग कारक देखते हैं। तो इसका रोग कारक है वो होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी
विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। उसके बाद में देखते हैं इसमें इसका जो संक्रमण का तरीका है वो कैसे होता है। तो हैजा होता है ना, वो मुख्य रूप से दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। तो दूषित भोजन और जल के उपयोग से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावित अंग। शरीर का कौन सा अंग या भाग प्रभावित होता है। तो इसमें मुख्य रूप से आंत में संक्रमण होता है। आंत में संक्रमण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है इसके लक्षण कि हैजे के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो इसके अंदर एक तो होता है कि उल्टी होती है, इसके अलावा दस्त होते हैं और शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल और लवणों के निष्कासन के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण थकावट आती है, वजन में कमी हो जाती है। तो ये हो जाएगा वाटर का निष्कासन, वाटर एंड सॉल्ट्स का निष्कासन, जिसको अपन बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। इसके अलावा कमजोरी आ जाती है, वजन में कमी, तो ये सब लक्षण है हैजे के। उल्टी, दस्त, वाटर एंड सॉल्ट्स का जो लवण होते हैं उनका निष्कासन हो जाता है, जिसे अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जिसके कारण कमजोरी आ जाती है और वजन में कमी हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं इसका उपचार या बचाव कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बचाव, उपचार और जांच। तो इसमें एक तो ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये सब पढ़ा अपन ने हैजे के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज अपनी 7वें नंबर की, वो है डायरिया। तो सबसे पहले वही इसके रोग कारक देखते ही कौन से रोग या रोग कारक से होता है। तो इसका जो रोग कारक होता है वो है इकोलाई या साइजेला डिसेंट्री जीवाणु। इसके बाद में देखते हैं इसका संक्रमण का तरीका। तो वही सेम हैजे के समान दूषित जल और भोजन के सेवन से।
इसके बाद में देखते हैं इसके लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो लक्षण के अंतर्गत वही है उल्टी, दस्त, इसके अलावा कमजोरी, डिहाइड्रेशन, डायरिया के अंदर अपने को मुख्य रूप से इसके जो रोग कारक है उसका ध्यान रखना है, इकोलाई या साइजेला डिसेंट्री, और बाकी सेम कोलेरा या एजा के समान ही है। उसके बाद में देखते हैं इसका बचाव, जांच और उपचार। तो नेक्स्ट पॉइंट है बचाव, उपचार और जांच। तो वही एक तो ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये हो गया अपना डायरिया। इसके बाद में नेक्स्ट 8वें नंबर की डिजीज है वो है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म सबसे पहले बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो इसका जो रोग कारक है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया। तो बोटुलिज्म रोग का जो रोग कारक होता है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया। इसके बाद में देखते हैं इसके संक्रमण का तरीका। तो वही दूषित जल और भोजन। भोजन में मेनली जो डिब्बाबंद युक्त भोजन होते हैं, तो इसमें संक्रमण का तरीका है डायरिया के अंतर्गत वो है दूषित जल और भोजन के सेवन से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रभावित अंग, कि कौन सा अंग प्रभावित होता है इसमें। तो वही सेम इसमें आंत में संक्रमण होता है, आंत में संक्रमण। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसके लक्षण, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो एक तो उल्टी, दस्त, इसके अलावा उल्टी हो गया, दस्त हो गया, कमजोरी, वजन में कमी, थकावट, हो जाती है क्योंकि अपने शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल और जो लवण होते हैं उनका निष्कासन हो जाता है, जिसको अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इस कारण कमजोरी और थकावट हो जाती है। तो वाटर एंड सॉल्ट्स का निष्कासन हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं अपन, डिहाइड्रेशन। तो ये सब लक्षण हो गए डायरिया के। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसके बचाव
उपचार और जांच। तो इसमें एक तो ORS सॉल्यूशन दिया जाता है रोगी को, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है, इसके अलावा संतुलित या पौष्टिक भोजन दिया जाता है। तो संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया अपना डायरिया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने 7वें नंबर की बीमारी वो है सॉरी 8वें नंबर की बीमारी है वो है बोटुलिज्म। तो सबसे पहले इसके रोग कारक की बात करते हैं। तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है, तो इसका रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया। ध्यान में रखना है थोड़ा सा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इसका संक्रमण कैसे होता है। तो वो इसका संक्रमण दूषित भोजन और जल के सेवन से। भोजन के अंतर्गत मेनली जो अपने बंद डिब्बायुक्त पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, उनके द्वारा होता है ये। तो बंद डिब्बा या पैकेट युक्त भोजन के सेवन से। उसके बाद में इसके लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं। लक्षण में सबसे पहले तो है उल्टी होती है इसमें, इसके अलावा दस्त, उदर में पीड़ा, इसके अलावा कमजोरी, और इसका एक लास्ट लक्षण है वो है कि ये बैक्टीरिया होता है ना, वो न्यूरोटॉक्सिन्स का स्राव करता है, जो अपने तंत्रिका और पेशियों के बीच में पाए जाने वाले जंक्शन होता है, जिसको अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स का स्राव करता है, न्यूरोटॉक्सिन का स्राव करता है। जो अपने एनएम जंक्शन को प्रभावित करता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। पैरालिसिस। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है वो है कि इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है। तो प्रभावित अंग वही हाथ में संक्रमण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना हुआ है इसके बचाव, उपचार और जांच। तो इसमें वही ORS दिया जाता है,
और एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ORS सॉल्यूशन। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज है, वो है 9वें नंबर की, वो है टिटेनस। टिटेनस ये इसको लोकजा भी बोलते हैं, जबड़े लॉक हो जाते हैं इसमें, तो इस कारण इसको लोकजा डिजीज भी बोलते हैं। वही सबसे पहले इसका जो रोग कारक होता है वो देखते हैं। तो इसका जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। उसके बाद में देखते हैं कि इसके संक्रमण का तरीका। तो ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से अपनी त्वचा और जो घाव होते हैं उनके द्वारा बॉडी में अंदर प्रवेश करता है। तो इसमें त्वचा और घाव द्वारा संक्रमण होता है इसमें। उसके बाद में प्रभावित अंग। प्रभावित अंग के इसमें अपने शरीर की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, वो मुख्य रूप से प्रभावित होती है इसमें। तो मसल्स या मांसपेशियां प्रभावित होती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लक्षण। लक्षण में सबसे पहले तो इसमें जो अपना जबड़ा होता है उसकी पेशियों में संकुचन होने के कारण जबड़ा लॉक हो जाता है। तो जबड़े की पेशियों में संकुचन के कारण जबड़ा लॉक हो जाता है। दूसरा लक्षण है इसमें अपने शरीर की जो बैक साइड की जो मसल्स होती है उनमें संकुचन होने के कारण शरीर धनुष के आकार के जैसा हो जाता है और पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो बॉडी की बैक मसल्स होती है, बैक मसल्स में संकुचन के कारण शरीर धनुष की आकृति के जैसा हो जाता है, धनुषाकार हो जाता है, धनुषाकार हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसके बचाव या उपचार लक्षण जांच। तो इसका जो बचाव कैसे करते हैं, कौन सी दवाई दी जाती है इसमें, बचाव, उपचार और जांच। तो इसमें एक तो DPT का टीका लगाया जाता है। तो DPT का टीका। इसके अलावा एंटी टिटेनस
सीरम दी जाती है रोगी को, ATS। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है वो है 10 नंबर की प्लेग। तो इसमें अपने को मुख्य रूप से इसके बैक्टीरिया का ध्यान रखना है। तो इसका जो रोग कारक है वो होता है यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज है 11वें नंबर की, वो है पर्टोसिस। या वूपिंग कप। तो वो ये सब इसका रोग कारक का ध्यान रखना है बस अपने को। तो इसका जो रोग कारक है वो होता है बोर्डेटेला पर्टोसिस बैक्टीरिया। तो ये आज अपन ने मानव शरीर के अंतर्गत जो जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है वो डिस्कशन किया। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि मानव शरीर में वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है।